वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर सब लोगों ने रीड कर लिया। ब्रेक वीक चल रहा है तो इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग इसके बारे में डीप डिस्कशन करें। थोड़ा लेट ही सही, ब्रेक वीक है तो चलता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा ये जो चैप्टर हम लोगों ने एंड किया, चैप्टर के साथ तो समझ लो गॉड विल ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है, बट इसी के साथ ना लोग के अंदर एक डिबेट मैंने देखा एंड दैट इज ऑल अबाउट गार्प, रॉजर एंड ज़ेबिक। लोग आपस में डिबेट कर रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग था, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़ेबिक को पसंद करता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रॉजर को पहले से पसंद करता है और बहुत सारे लोग गार्प को पसंद करता है। तो ये डिबेट एक्चुअली मैं बोलूँगा कि भाई इसके ऊपर ओपिनियन देना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर हम लोग इस पुराने एरा की पूरे फ्लैशबैक को स्टार्टिंग से देखें तो हमारे सामने रिजल्ट आता है कि हम लोगों ने रॉजर का फुल पावर देख लिया, ऑफ कोर्स देख लिया, उसके अलग अलग मूव्स देखा, डिवाइन डिपार्चर भी देखा, सोर्ड के साथ अटैक देखा, कॉन्क्वरर हाकी देखा, इसी के साथ गार्प का भी हम लोगों ने फुल पावर पूरे फ्लैशबैक के चलते देख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉजर के अगेंस्ट उसने नेम अटैक यूज किया था, गैलेक्सी इंपैक्ट को भी यूज करते हुए देखा था और यहाँ पर वो अपने प्राइम में था। इसी के साथ उसको अपना हाकी यूज करते हुए देखा, उसने लिटरली अपने सारे हाकी को एक साथ यूज किया ज़ेबिक को डिफीट करने के लिए, जो ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में देखा। बट यहाँ पर ना ज़ेबिक के केस में द प्रॉब्लम इज ज़ेबिक को अभी तक हम लोगों ने फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करते हुए देखा ही नहीं। इस पूरे एंटायर फ्लैशबैक में कुल मिला के हम लोगों ने ज़ेबिक के 3 फाइट्स एंजॉय किया। फाइट नंबर 1 वाज विद सारे के सारे होली नाइट, सारे के सारे डेवी क्लैन के बंदे और इसी के साथ द लीडर ऑफ होली नाइट कार्लिंग फिगरलैंड। इन लोगों को उसने एक ही झटके में एक सिंगल शॉट के साथ खत्म कर दिया, राइट। और हम लोगों ने क्लियरली पैनल के थ्रू भी देखा, एक सिंगल शॉट दिया कार्लिंग फिगरलैंड को और वहां पर टपक गया। उसका नेक्स्ट फाइट देखा था इमो के अगेंस्ट, मतलब इमो के अगेंस्ट एक सिंगल शॉट दिया था एंड दैट वाज हिज फर्स्ट एवर नेम अटैक, कर्स ऑफ अबिस एंड लास्ट नेम अटैक एज वेल, बिकॉज इसके बाद जो लास्ट फाइट हम लोगों ने देखा वहां पर कंप्लीट ज़ेबिक था ही नहीं, बिकॉज वो इमो था जो उसको कंट्रोल कर रहा था, राइट। तो उस फाइट को हम लोग काउंट कर ही नहीं सकते ब्रो, बिकॉज तो ज़ेबिक को वहां पर मरना ही था, वो बोल रहा था मुझे मार दो। तो टेक्निकली देखा जाए तो डिफरेंट फाइट देखा और ज़ेबिक का बस एक नेम अटैक देखा। तो गार्प एंड रॉजर के कंपैरिजन में हम लोगों ने ज़ेबिक का फुल पोटेंशियल अनफॉर्चुनेटली कभी देखा ही नहीं और देख भी नहीं पाएंगे अभी। वन ऑफ द मोस्ट हाइप कैरेक्टर का बस एक सिंगल नेम अटैक देखा और इसी के साथ उसकी जर्नी खत्म हो गई, राइट। इस डिबेट के ऊपर सब लोग का अपना मिक्स्ड ओपिनियन है। तो यहाँ पर अगर मैं अपना खुद का ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है पर्सनली ज़ेबिक इज स्ट्रॉन्गर देन रॉजर एंड ज़ेबिक इज स्ट्रॉन्गर देन गार्प एज वेल। रिपीट, दोनों को कंबाइन करके नहीं बोल रहा, अलग अलग बता रहा भाई। और मुझे डीप डाउन लगता है कि एक ऑब्वियस फैक्ट है जिसको लेकर उतना ज्यादा डिबेट होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इस फ्लैशबैक के थ्रू ऑलरेडी हम लोग को बता दिया नैरेटर ने, ये जो पुराना एरा है इस एरा में किंग ऑफ पायरेट रॉजर था और उसके क्रूमेट्स थे, बट स्टिल दिस एरा इज नोन फॉर रॉक्स पायरेट्स, रॉक्स एरा। इस एरा को रॉक्स के एरा से जाना जाता था ब्रो, नॉट रॉजर्स एरा। और हम लोगों ने देखा इस पुराने एरा को जैसे ज़ेबिक का एरा बोला जाता है और इस एरा में जब ज़ेबिक जिंदा था तब ज़ेबिक को सब लोग एज ए थ्रेट देखते थे। रॉजर होने के बाद भी वर्ल्ड गवर्नमेंट रॉजर को उतना ज्यादा थ्रेट के हिसाब से नहीं लेते थे जितना ज़ेबिक को लेते थे, स्पेशली इमो समा बिकॉज ऑफ ज़ेबिक्स लिनेज, डेवी क्लैन का बंदा। और ऊपर से ज़ेबिक वन शॉटेड कार्लिंग फिगरलैंड द लीडर ऑफ होली नाइट एंड द अदर होली नाइट्स एज वेल, इवन डेवी क्लैन के बंदों को एक साथ ही पेल दिया, व्हिच क्लियर्स द डिबेट इन माय ओपिनियन। और इसी के साथ इमोस के ऊपर डोमिनिवर्स से यूज करने के बाद भी यार ज़ेबिक वाज टू स्ट्रांग की वो स्टिल इमो के इस डोमिनिवर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। डोमिनिवर्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी रॉजर एंड गार्प के साथ बात कर रहा था, व्हिच एक्चुअली शोज हिज विल एंड हिज लिनेज पावर फॉर श्योर। बट ब्रो डाइड ड्यू टू हिज फैमिली, ही हैड सॉफ्ट स्पॉट फॉर हिज वाइफ, हिज चाइल्ड, वो अलग बात है, उसको साइड में रखते हैं। तो मुझे लगता है इन माय ओपिनियन कि एक्चुअली ज़ेबिक इज स्ट्रॉन्गर हियर। फिर अगर ज़ेबिक के बाद कोई आता है तो मुझे लगता है इट्स गार्प। मुझे लगता है गार्प इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन रॉजर। आई नो सम ऑफ यू माइट नॉट एग्री विथ मी बिकॉज रॉजर इज किंग ऑफ पायरेट, कुछ लोग कमेंट में गाली भी दे सकते हैं, बट जस्ट थिंक ऑफ इट, किंग ऑफ पायरेट रॉजर बना कैसे? वो ट्रेजर ढूंढ के ना लेफ्ट टेल में जाके, राइट। तो इट हैज नथिंग टू डू विद कि रॉजर ज्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर गार्प, ना ब्रो। हम लोगों ने थ्रू द एंटायर फ्लैशबैक देखा गार्प एक्चुअली पोजेस्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्क्यूरर हाकी जिसको प्रोटेक्शन देता है लॉजी अटैक्स के अगेंस्ट भी, और इसी वजह से कुजान और बिग मम सिंपल एलिमेंट अटैक से गार्प को कुछ कर ही नहीं पाए ब्रो। गार्प का कॉन्क्यूरर हाकी डिफेंस मुझे लगता है कि ज़ेबिक टाइप का थोड़ा बहुत है, इट्स जस्ट माय ओपिनियन एंड मे बी दिस वन ऑफ द रीजन गार्प को बोला जाता है आयरन गार्प, उसके नाम में वो आयरन है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू रिमेंबर ब्रो इज फ्रॉम अ मंकी फैमिली, मंकी द ड्रैगन, मंकी द लूफी मेन कैरेक्टर, उसका दादा, उसके बाप का बाप। इस डिबेट के ऊपर इट्स जस्ट माय ओपिनियन, मे बी स्ट्रॉन्ग वन इज ज़ेबिक, देन इट्स गार्प एंड देन इट्स रॉजर। और ऊपर से इसके ऊपर मैंने एक आज पोल भी किया था अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में, तो लोगों ने सबसे ज्यादा गार्प को ही बोला कि गार्प यहाँ पर रॉजर से स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स तुम्हारा ओपिनियन मेरे से अलग हो सकता है, आई टोटली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन मेरे भाई, तुम ये खुल्लम खुल्ला अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे दे सकते हो। और यहाँ पर इस पूरे सीन में ज़ेबिक को डाउनग्रेड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मेरे भाई, बिकॉज ज़ेबिक का पावर स्किल हम लोगों ने ठीक से कभी देख ही नहीं पाया यार। एक सिंगल नेम अटैक देखा बंदे का, दैट्स इट। हम लोगों ने ज़ेबिक का सोर्ड स्किल देखा, वो सोर्ड यूज करने में कितना खतरनाक है। सब लोग अपने
सोर्ड से वाइप आउट कर दिया लिटरली भाई। और बाकी रॉ पावर के बारे में तो भूल ही जाओ। तो यहाँ पर ज़ेबेक को डाउनग्रेड करना मुश्किल है इन ओपिनियन। बाकी चाहो तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे दे सकते हो। और यहाँ पर ना एक चीज मैंने बाद में जाके नोटिस किया, जब ज़ेबेक रॉजर एंड गार्प के अगेंस्ट अपने हाकी को और भी ज्यादा यूज किया अपने सोर्ड में उन दोनों को पुश करने के लिए, तब ज़ेबेक के हाथ में हम लोगों ने एक अनयूजुअल टैटू नोटिस किया। और ये टैटू हम लोग नॉर्मली नोटिस करते नहीं। हाँ, इससे पहले भी ये सेम टैटू हम लोगों ने नोटिस किया। काताकोरी जब अपने आप को पुश करके हाकी रिलीज किया था, ये टैटू तब भी आया था, क्लियरली तुम लोग पैनल में देख सकते हो। इसी के साथ जब लूफी ने अपने आप को पुश किया बाउंड मैन में, हाकी पुश किया था डेविल फ्रूट पावर, ये सेम सिनेरियो उसके टाइम भी हम लोगों ने देखा था। और इसी के साथ बिग मॉम के केस में भी हम लोगों ने देखा, जब बिग मॉम अपनी स्ट्रॉन्ग कॉन्क्यूरर हाकी को रिलीज करती है विद डेविल फ्रूट पावर, तब भी उसके पास ही सिमिलर टैटू थी ब्रो। छोटा सा डिटेल मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा। मुझे लगता है जब कोई कैरेक्टर अपने आप को उस लेवल पे पुश करता है हाकी को यूज करके, तब शायद उनके पास ये टैटू आता है। पर सवाल ये आता है कि रॉजर एंड गार्प के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? उन दोनों तो अपने सारे हाकी को रिलीज कर दिया था, राइट? मे बी इसका जवाब ऐसा हो सकता है कि शायद यूजर के पास शायद डेविल फ्रूट पावर भी होना चाहिए, जो लूफी के केस में था, जो काताकोरी के केस में था, जो बिग मॉम के केस में थी। बट ज़ेबेक डेविल फ्रूट यूजर था या फिर नहीं, इसके बारे में वी हैव नो फकिंग आइडिया। तभी तक ये सिनेरियो मिस्ट्री तो मिस्ट्री रहेगा। जैसे कि लेटेस्ट चैप्टर के साथ ज़ेबेक का सिनेरियो खत्म है, तो मैं बोलूंगा ओडा सेंसे मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी टू शो अस ज़ेबेक्स बाउंटी। उन्होंने बाउंटी पोस्टर दिखाया था बट बाउंटी रिवील नहीं किया यार। अनफॉर्चुनेटली ज़ेबेक का बाउंटी हम लोगों को पता ही नहीं चला। क्या ये वन पीस वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट बाउंटी था या फिर नहीं? वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। एंड ओडा सेंसे ने ये इंटेंशनली किया, ऑफ कोर्स, बस उसका पोस्टर दिखाया बाउंटी में बट नंबर नहीं दिखाया। एंड आई डोंट थिंक इसका नंबर हम लोग कभी फ्यूचर में जान भी पाएंगे, बिकॉज ज़ेबेक तो खत्म है। फ्यूचर में उसका बाउंटी पोस्टर देखना तो दूर की बात है ब्रो। पर ज़ेबेक के फुल पोटेंशियल के साथ उसका बाउंटी भी मिसिंग है, व्हिच इज सैड एक्चुअली। अब जैसे कि लेटेस्ट चैप्टर में गार्प रॉजर एक साथ मिलके फाइट किए। अब इस सीन को देखने के बाद ना, अगर हम लोग इस पैनल को भी देखें, देन वेयर रॉजर इंटरेस्टेड एज टू गार्प, इट हिट समहाउ हार्ड मैन। दोनों साइड बाय साइड डीमन के अगेंस्ट फाइट किया। दे वर ए परफेक्ट टीम। आगे चल के रॉजर का जो राइवल है गार्प, उसी के पास उसने अपने बेटे को सौंप दिया, बिकॉज रॉजर को गार्प के जस्टिस के ऊपर वो भरोसा है मेरे भाई। बिकॉज गार्प का जस्टिस उसको कभी रोका नहीं गुरुसे के ऊपर अटैक करने के लिए, जो रॉजर ने अपने आंखों से देखा। तो फ्रॉम दैट पॉइंट रॉजर न्यू गार्प इज एक्चुअली हिम, ही इज द वन जिसके ऊपर रॉजर सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकता है। ऊपर से रिलिक ने हम लोगों को बता दिया था हाकी के थ्रू तुम बता सकते हो ये इंसान सही है या फिर नहीं, तुम उसकी इमोशन के बारे में बता सकते हो। ये सब लोग नहीं कर सकते, कुछ कुछ कैरेक्टर कर सकता है। एंड माय ओपिनियन रॉजर वाज वन ऑफ देम, जिसे वो सेंस कर पाता है उसका स्पिरिट कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा, जिसने गार्प के थ्रू गार्प को बहुत ही अच्छे से समझ लिया। इस फाइट के बाद ये सीन और भी ज्यादा एक अलग ही फील देता है इन माय ओपिनियन। रॉजर गार्प को ट्रस्ट करता है, फॉर दैट रीजन रॉजर ने गार्प को उसका क्रू ज्वाइन करने के लिए ऑफर किया, बिकॉज रॉजर ने देख लिया उसने एक एल्डर के ऊपर अटैक किया। रॉजर को पता है उसके जाने लायक शायद कोई और जगह नहीं है, एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट इज द वन जो इन सब के पीछे है। यहाँ पर जो चल रहा है गार्प को भी पता चल गया, रॉजर को भी पता चल गया। रॉजर ने क्लियरली बता दिया ट्रस्ट करता है, फॉर दैट रीजन ऐसा बोला। बट गार्प ने क्या बोला, ना, अगर मैं यहाँ पर मरीन क्विट कर दूंगा तो मरीन को कौन प्रोटेक्ट करेगा? तो इज इट ऑब्वियस गार्प मरीन में रुका मरीन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज गार्प को पता है मरीन्स आर ऑलवेज बीइंग एक्सप्लॉइटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और मुझे लगता है जो नेवी सोर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ, इसके पीछे भी गार्प का हाथ है मेरे भाई, बिकॉज गार्प फाउंडेड दिस ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रेक अवे फ्रॉम द वर्ल्ड गवर्नमेंट। मुझे लगता है अभी नहीं तो 50 चैप्टर बाद, 100 चैप्टर बाद या फिर एंड तक हम लोग देखेंगे कि सोर्ड एक्चुअल में एक बढ़िया रोल प्ले कर रहा है एंड ये काम कर रहा है अगेंस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट। उनका प्लान बहुत ही जल्द हम लोग सक्सेस होते हुए देखेंगे। और मुझे लगता है कि सब कुछ गार्प ने प्री प्लान करके रखा था, बिकॉज उसने देख लिया वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसा है, पर एक ऐसा बंदा बैठा ऊपर जो एल्डर्स है, जो गोरिस है, और उनको छोड़ के भी डीमन लाइक एक क्रीचर है जिनको किसी के बारे में कुछ फर्क ही नहीं है। और मुझे लगता है गार्प के इस प्लान में और भी यंग जनरेशन का पावर चाहिए था, फॉर दैट रीजन उसने एस एंड लूफी दोनों को मरीन बनाने के बारे में सोचा, सो दैट उनके साथ मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर पाए और बाद में जाके वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपोज कर पाए। तो गार्प ने पूरा मेस्ड अप सिनेरियो देख के रखा और बता भी दिया है वो मरीन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसके पीओवी से देखा जाए तो गार्प कभी गलत था ही नहीं, वो मरीन में रुका बस उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। आई डोंट थिंक कि हम में से किसी को गार्प के ऊपर डाउट करना चाहिए। और जब हम लोगों ने गार्प रॉजर का कंबाइन अटैक ज़ेबेक के ऊपर देखा, एक चीज मुझे बढ़िया लगा, इस फाइट की एंडिंग से पहले गार्प एंड रॉजर ने एक साथ मिलकर लिटरली इस
कर्स को ज़ेबेक के ऊपर से रिलीज करने के बारे में सोचा। गारपोस आस्किंग टू रॉजर कि इस चीज को हम लोग ठीक नहीं कर सकते क्या, ऐसा कुछ है नहीं जिससे हम लोग ज़ेबेक को नॉर्मल कर सकते, इस चीज को रिलीज कर सकते हैं। बट उनको वहां पर कोई जवाब मिला ही नहीं। बट उन लोगों ने यहाँ पर ट्राई किया था ना। रॉजर वॉज क्राइंग, गारपोस सेइंग ज़ेबेक मुझे पता नहीं कौन सा शब्द मैं बोलूं जिससे तुम कंफर्ट फील करो। इट ऑल शोज देयर रिस्पेक्ट टू ज़ेबेक। वो लोग राइवल होने के बाद भी दे हैड म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेरे भाई। जैसे कि कोई जवाब मिला नहीं आगे चल के, लीडिंग टू दैट पॉइंट दे हैड टू किल ज़ेबेक और कोई ऑप्शन था ही नहीं। जैसे कि कार प्रोजेक्ट दोनों मिलकर इस कर्स को रिलीज नहीं कर पाए और ये सेम कर्स अभी एल्बफ में भी है। डॉरी फ्रॉगी बाकी सारे जायंट से यहाँ पर मॉन्स्टर्स बन चुका है। तो मुझे लगता है लूफी गोना डू समथिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। वो शायद इस कर्स को रिलीज करने वाला है बिकॉज जो नीका पावर है उसका मेन मोटो है फ्रीडम, लोगों को आजाद करना, लिबरेट करना। तो जितने लोग इमो के डोमिनिवर्स में आ चुके हैं, डिमंस बन चुके हैं, कर्स्ड है, वो सारे लोगों को शायद लूफी अपने पावर को यूज करके लिबरेट कर सकता है। ये सब कुछ तो इजीली नहीं होने वाला है बिकॉज लूफी को अपने पावर के बारे में कुछ अभी तक समझ में आया ही नहीं। तो इट्स गोना टेक सम टाइम, बट मुझे लगता है इवेंचुअली लूफी ऐसा करने जा रहा है। व्हाटसोएवर लूफी गोना डू द सेम। और मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स डोमिनिवर्स के थ्रू जाएंगे। दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मुझे लगता है, नंबर 1 कुड बी लोकी, बिकॉज लोकी को लेने के लिए खुद यहाँ पर होली नाइट का लीडर शैमरॉक आया, गान को आई और उनको भेजा कौन, इमो सामा। लोकी जैसे माना नहीं, इमो यहाँ पर खुद प्रेजेंट है। बाकी सब लोग को डोमिनिवर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया, लोकी बाकी है। और हमको पता है लोकी के बाप का फेट सेम था, डोमिनिवर्स में ट्रांसफॉर्म हुआ था। लोकी का आइडल जो ज़ेबेक है वो भी डोमिनिवर्स में ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो सीन को देखे तो लोकी के साथ भी ऐसा हो सकता है मे बी। आई रियली डोंट वांट इट टू हैपन बिकॉज लोकी इज ऑलरेडी टू स्ट्रॉन्ग मेरे भाई। तो अगर वो डोमिनिवर्स के थ्रू जाएगा तो आई कांट इमेजिन इस पावर एंड इमेजिन कि वो क्या कर सकता है। और लोकी को छोड़ के अगर कोई और होगा तो मुझे लगता है कि ज़ोरो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ज़ोरो इज़ अ फैन फेवरेट कैरेक्टर। अगर ज़ोरो डोमिनिवर्स के थ्रू जाएगा तो भाई दिमाग फट जाएगा सब लोगों का। रो का सबसे लॉयल बंदे को हम लोग देखेंगे क्रू के अगेंस्ट जाने के लिए, दैट वुड बी एपिक। अभी के लिए दोनों कैरेक्टर को मैं गेस कर रहा, बाकी चाहो तो तुम गेस कर सकते हो कौन से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के ऊपर इमो डोमिनिवर्स यूज करने जा रहे हैं एल्बफ में। बाकी यहाँ पर जैसे गॉड विल ऑलमोस्ट खत्म है बट बहुत कुछ देखना भी बाकी है। जैसे व्हाइट बियर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बना कैसे, योंको सिस्टम क्रिएट हुआ कैसे, ड्रैगन वर्स्ट क्रिमिनल बना कैसे, ड्रैगन का फ्यूचर क्या होने जा रहा है, वो डेविल फ्रूट कब खाएगा। और ड्रैगन जैसे यहाँ पर मरीन के ऑपोजिट में चला गया तो गार्प जो ड्रैगन का बाप है तो गार्प के साथ उसका इंटरेक्शन कैसे क्या होने जा रहा है। अभी करंटली गॉड वैली में दोनों ही प्रेजेंट है मेरे भाई। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में क्लियरली देखा गार्लिंग फिगरलैंड तो जिंदा है, हम लोगों को पता है, बट बाकी होली नाइट्स का क्या हुआ जो इंट्रोडक्शन हम लोग को दिया गया था, नो आइडिया अबाउट दैट। इसी के साथ वन ऑफ द मोस्ट हाइप कैरेक्टर बोगट, पूरे गॉड वैली के एंड तक उसको एक्शन में ही नहीं देखा, व्हिच इज डिसअपॉइंटिंग इन माय ओपिनियन। कहा गया नहीं गया, नो आइडिया, उसके वेयर अबाउट के बारे में जानना बाकी है। अगर ज़ेबेक का कोई लास्ट वर्ड है वो भी देखना बाकी है, अगर है तो ब्रो। और गॉड वैली का पूरा डिस्ट्रक्शन तो बाकी है। तो या बाकी अभी के लिए डीप डिस्कशन में इतना ही। बाकी जैसे ब्रेक वीक चल रहा था थोड़ी लंबी वीडियो बना दी, चाहो तो अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। ऐसे डीप डिस्कशन करने में यार अच्छा लगता है, अलग अलग टॉपिक के बारे में बात करते हैं, पोटेंशियल चीजें जो होने का चांसेस है एक दूसरे के साथ ओपिनियन शेयर करते हैं। बाकी मेरे भाई वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।